नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। आज दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अभी कुछ ही देर बाकी है। अगर अभी तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो इंडिया टीवी की आपसे यही अपील है कि आप अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक तरफ वोटर अपनी वोट की ताकत से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने अपने मुद्दे सेट करने की कोशिश तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है और एक दूसरे पर तीखे हमलों की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से जनता के सामने आए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर उन्होंने फिर कांग्रेस पर हमला बोला, यहां तक कि पूरा का पूरा फैक्ट चेक कर दिया और एक और वीडियो जारी करके बता दिया कि मनमोहन सिंह ने आखिर उस वक्त क्या बोला था जिस पर कांग्रेस बार बार यू टर्न लेने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पहले चरण के चुनाव में विरोधी दल पस्त हो गए थे और दूसरे चरण के चुनाव में विरोधी दल ध्वस्त हो चुके हैं। अब कौन ध्वस्त हुआ है, कौन पस्त हुआ है, किसके मुद्दों में कितनी है सच्चाई, ये तो 4 जून को सबके सामने आएगा। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं और मुद्दे किस तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है, इसी पर करते हैं अपने मुकाबला की शुरुआत। लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा था। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। I did not say the same thing. I said minority have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हमने आपको सुनवाया और जिस वीडियो का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वो वीडियो भी हमने आपको सुनवाई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन खास तौर पर जो मुस्लिम गरीब हैं उनका पहले हक होना चाहिए हमारे देश के संसाधनों पर। अब ये तीसरे फेज से चुनाव से ठीक पहले वीडियो सामने आई है, इसका क्या असर होगा और आज दूसरे चरण का ये रण किसके नाम रहा है, आइए इसी पर करते हैं चर्चा की आगाज। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, जेडीयू नेता हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तालियों के साथ स्वागत। और कंचन यादव, आरजेडी नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं शुरुआत घनश्याम तिवारी जी आप ही से कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि पहले चुनाव में विरोधी पस्त हो गए और दूसरे चरण के चुनाव में विरोधी ध्वस्त हो गए, तो क्या ध्वस्त हो गई आपकी पार्टी? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये महज चुनाव नहीं है, ये जवाब है। जवाब है उस झूठ का जो आपसे कहा गया था। यहां बहुत सारे युवा हैं, युवतियां हैं, आपसे कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। ये उस झूठ का जवाब है। ये उस बात का जवाब है जो आपसे कहा गया कि इस देश में 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। 44 करोड़ मुद्रा लोन, हमारे देश में 26 करोड़ परिवार हैं, यानी कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन होते हैं। यहां पर कोई भी हाथ खड़ा करे कि उसके परिवार में किसी को मुद्रा लोन मिला है, या आप किसी को भी जानते हैं कि आपके पूरे मोहल्ले में किसी को 2 मुद्रा लोन मिले। ये 44 करोड़ मुद्रा लोन किसे दिए गए जब यहां पर जो 100 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं उनके परिवार में किसी को नहीं मिला। इस घोटाले का जवाब है। मैं साफ साफ कहता हूं, अगर आपको ऐसी सरकार चुननी है जो आपके मन में हिंदू मुसलमान के जज्बे के साथ नफरत भर दे, नरेंद्र मोदी जी को चुनिए, उसमें वो चैंपियन है।
लेकिन अगर ऐसी सरकार चुननी है जो आपको गारंटी दे कि हमारे देश में जो युवा जब कॉलेज से निकलता है तो उसकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए, तो नई सरकार चुनिए। ऐसी सरकार चुननी है जो देश की बेटियों का मान मर्दन करने वाले ब्रजभूषण सिंह को महिमा मंडित करे, और जो ब्रजभूषण शरण सिंह कहता रहे कि नरेंद्र मोदी कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी को चुन लीजिए। लेकिन अगर ऐसी सरकार चुननी है जो कहे कि देश के गरीब परिवारों में जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो सरकार को हटाइए, नई सरकार चुनिए। अंतिम बात, हमारे देश में सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से लड़ने वाली लड़ाई है। इस गरीबी से लड़ने वाली लड़ाई में जो भी नीतियां साकार होंगी आने वाली सरकारों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ अमीरों का माफ किया। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, टीवी पे भी जो दर्शक देख रहे हैं, आपके परिवारों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, अभी भी देना चाहते होंगे। लेकिन यह सोचिए कि आप नहीं जानते होंगे कि इस 13,000 करोड़ में से 1 रुपए या 1 करोड़ भी किसी ईमानदार कॉर्पोरेट ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये कौन से बेईमान लोग हैं जिन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ रुपए दिए, जो आज तक इन्होंने जमा नहीं किया। इन मुद्दों की लड़ाई है। ये हिंदू मुस्लिम की नफरत डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं करते थे, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये उनको मुबारक। और अगर आप इसकी बुनियाद पर उनको वोट देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुलकर ये बयान दे दें और वो कह दें कि पहला हक अल्पसंख्यकों का, खासतौर पर मुस्लिम जो गरीब हैं उनका देश के संसाधनों पर है, तो वो हिंदू मुस्लिम करना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उसे कोट कर दें और उस पर सवाल पूछ दें तो वो हिंदू मुस्लिम करना कैसे हो जाता है? 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री जी का पहला बयान, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोपेगेंडा से भरा हेट स्पीच दिया था अपने कुछ दिनों पहले के भाषण में। 10 दिसंबर को ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ की वेबसाइट पे उस बयान का स्पष्टीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, जो साफ साफ कहते हैं कि उनके कहने का आशय ये था कि देश की संपत्ति पर अधिकार एससीज का है, एसटीज का है, ओबीसीज का है, महिलाओं का है, बच्चों का है और अल्पसंख्यकों का है। ये बात, सवाल ये है कि 10 साल आपकी सरकार को हुए, आप 2024 में खड़े हैं, आप वोट अगले 5 साल के लिए दे रहे हैं। वीडियो सुनवाइए, आप कहेंगे तो मैं वीडियो आपको भेज भी दूंगी। उसमें मनमोहन सिंह ही हैं। मैं तो पीएमओ की वेबसाइट पर मनमोहन सिंह ही हैं, घनश्याम तिवारी जी। मैं उससे कोई भाई आप सवाल उठाइए, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप जनता को आगाह करिए, लेकिन अपने साथियों को भी तो समझाएंगे ना। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट पर, पीएमओ की वेबसाइट पर, आपका कोई भी दर्शक चेक कर सकता है, गूगल कीजिए पीएमओ स्पीच मनमोहन सिंह माइनॉरिटीज 10 दिसंबर, आपको मिल जाएगा 2006। कहा हुआ थोड़ा ना झुटला सकते हैं, अभी वीडियो दिखाया ना, अब आप उसे भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी बात झुटला सकते हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार उन्होंने नहीं कहा? आप झुटला रहे। मनमोहन सिंह जी जो कह रहे थे आप उसको झुटला रहे। उन्होंने कहा ना, मैंने कहा अल्पसंख्यक, खास तौर पर जो गरीब मुसलमान हैं उनका संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए, तो आप झुटलाएंगे? मैं कह रहा हूं कि आप जनगणना कराइए, जो गरीब है इस देश में, जो भी गरीब है, संसाधनों पे उसका हक होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे देश में गरीबों की बात करने वाली मैं भी सवाल ना उठाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करने का मौका ना मिलता, हिंदू मुसलमान की पिच पर खेलने का मौका ना मिलता। वो हमेशा करते। क्या ऐसा एक भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव, अच्छा मैं जवाब ईद और दिवाली पर कितनी बिजली आती है, इसके आधार पर घनश्याम तिवारी जी आपने बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया, मैं अब जवाब ले लेती हूं। एक आखिरी बात, क्या कोई ऐसा चुनाव आप जानते हैं 2002 के गुजरात चुनाव से लेकर के 2024 के भारत चुनाव में, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम की नफरत आपके मन में न भरी हो? सिद्धार्थ यादव जी बताइए, आपको अपने काम पर विश्वास नहीं रहता, या पहले चरण के चुनाव के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिलने लगी कि आपने पिच ही बदल दी, आप पूरा का पूरा चुनाव आप हिंदू मुसलमान पर लड़ना चाहते हैं और इसे आधार बना रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो घनश्याम जी कह रहे थे कि चुनाव ही नहीं है, मतलब अभी तक ये कहते थे कि ईवीएम से पता नहीं ईवीएम का क्या होगा, अब इनको लग रहा है कि हमारी दाल नहीं गल सकती तो इन्हें चुनाव ही डिक्लेयर नहीं करा। ये चुनाव चल रहा है, आप चुनाव के बीच में आए हैं और चुनाव के बीच में चोरी नहीं करनी चाहिए, ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। 60 साल में 1 साल वो बताइए जब आपने तुष्टीकरण की सरकार नहीं चलाई थी। 60 साल में 1 साल वो बताइए जब आपने इस देश में अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करी थी। 60 साल में 1 साल वो बताइए जब आपने इस देश की माइनॉरिटीज को बरगलाने का काम नहीं किया था। आपके नेता खड़े होकर के कह दे मंच पे पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। हमने उस पर प्रश्न उठा लिया, हम बड़े खराब हो गए। आपके नेता खड़े होकर के मंच पे कह दें कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक एक धर्म विशेष का है, तो वो सांप्रदायिकता नहीं होती। पर हमने प्रश्न उठा लिया तो हम सेक्युलर नहीं बचे। वाह भाई वाह, ये अच्छी डेफिनेशन है। आज इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि, अब यहां सब युवा बैठे हैं, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि देश की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो धर्म के आधार पर मिलेंगी। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस पार्टी के कि देश में एजुकेशनल लोग युवाओं को वो धर्म के आधार पर मिलेगा। इनके उसमें लिखा है कि देश में जजेस की नियुक्ति धर्म के आधार पर होगी।
ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, तो फिर आप क्यों ये चोरी करते हैं? ये बैकडोर से एंट्री मारने की कैसी आदत हो गई कि आपने 60 साल में एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देश के सामने रखा कि देश को आपने धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, हर चीज में बांटा, और हम जब कहने लगे सबका साथ सबका विकास तो पीछे से आके खड़े हो जाते हैं, ये लोग सांप्रदायिक हैं। अरे हमने तो हम वो पार्टी है जिसपे प्रश्न उठा रहे हैं, जिन लोगों ने बड़ा हिंदू मुसलमान का प्रश्न उठाते हैं ना, उत्तर प्रदेश की धरती पे हम खड़े हैं। 19% मुसलमान इस उत्तर प्रदेश में रहता है। केंद्र सरकार की योजनाओं में 31% का लाभार्थी, 31% का बेनिफिशियरी मुसलमान है। क्योंकि हम नहीं सोचते, हम अगर घर दे रहे हैं तो नहीं सोचते कि किसको मिल रहा है, सिलेंडर दे रहे हैं तो नहीं सोचते कि किसको मिल रहा है, अगर हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो नहीं सोचते कि किसको मिल रहा है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। आपको भी तो इनकी मौका दाल मिल गया वहीं ना से सिद्धार्थ गल जी, रही है। आपको भी तो मौका मिला ना, आप भी तो डरा कर वोट लेना चाह रहे हैं। अब आपके नेता, बड़े बड़े नेता मंचों से ये कहेंगे कि शरिया लागू हो जाएगा, ये तो शरिया कानून को लागू कर देंगे, तो आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं, काम पर नहीं। प्राची जी, इनका मैनिफेस्टो हमने तो लिखा नहीं, लिखा इन्होंने, डरा हम रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है, और चैलेंज करता हूं मैं इनको, मैनिफेस्टो में लिखा है कि देश में पर्सनल लॉस का प्रोटेक्शन किया जाएगा। हमने तो नहीं लिखा। पर्सनल वोट में एक शाहबानो को रिलीफ मिलती है और सरकार उसको पलट देती है क्योंकि एक धर्म विशेष का वोट चाहिए था। ये डराने की बात नहीं है, डराने का काम ये लोग करते हैं, वोट के इशारे ये लोग देते हैं। और क्यों ना डरे लोग, प्राची जी 10 सेकंड लूंगा, क्यों ना डरे लोग? इनके नेता खड़े होकर के कह दे रहे हैं कि इस देश में आपके जाने के बाद 50% की जो संपत्ति आपकी बचेगी वो भी कांग्रेस पार्टी ले लेगी। यानी चुनाव में आपका आधा काम तो ये लोग करते हैं, आप इनके बयानों को सिर्फ कैच करने की फिराक में रहते हैं। आपने क्या किया अब देखो, ये बताने से ज्यादा। अब प्राची जी कैच भी ना करें, ये बोल के निकल जाए हम कैच भी ना करें, कमाल बात हो गई। हमें तो कैच करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की लूट जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कमाल है, गदर है बिल्कुल। ऐसे थोड़ी होता है। आप क्यों कैच आउट होने पर तुले हुए हैं? क्यों खुद ही सेल्फ गोल कर रहा है इंडिया गठबंधन ऐसे ऐसे बयान देकर, जिसे बड़े आसानी से लपकते हैं और फिर छक्के भी मारती है उस पर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये हमारे बयानों को लेंगे क्योंकि इनके जो बयान आ रहे हैं, जो भी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, वो तो डिफेंड करने लायक भी नहीं है। मंगलसूत्र पर बोल रहे हैं, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने जितने भी पॉइंट गिनाए कि हमारे मैनिफेस्टो में है। आपको सच बता दें, आप सब पढ़े लिखे युवा है, मैनिफेस्टो जरूर पढ़िए, इन्होंने प्रमोट कर दिया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको बता दें, इन्हें बहुत आपत्ति है ना, तो इन्होंने जेडीएस से, एक सेकंड भाई, आप बोल लिए हैं, थोड़ा हमें भी मौका दे दीजिए। ये किए हैं कर्नाटका में जेडीएस के साथ गठबंधन, वही जेडीएस जो 1995 में 1995 में सबसे पहले मुसलमानों को 4% आरक्षण देती है, और उसके साथ ये 2006 में सरकार बनाते हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं होती। 2008 में वहीं पर येदियुरप्पा के साथ सरकार बनाते हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं होती, और 2019 में तो फुल फ्लेज सरकार बनाते हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। और ऊपर से क्या करते हैं, उसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको इतनी ही आपत्ति थी तो आपको पूरा मौका मिला था ना। अगर मुसलमानों के आरक्षण से आपको इतनी आपत्ति मिली थी तो आपको पूरा मौका मिला था, आप हटा देते, लेकिन नहीं हटाए, क्योंकि इनको जब कोई मुद्दा ना हो, महंगाई पर नहीं बोलना हो, बेरोजगारी पर नहीं बोलना हो, आपकी शिक्षा पर नहीं बोलना हो, तो क्या लाएंगे? मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद। आपसे निवेदन है, बस करिए। हिंदुस्तान के आवाम के जो असली मुद्दे हैं उस पर हिम्मत है तो चुनाव लड़कर दिखाइए। आप नहीं लड़ सकते, आप नहीं लड़ सकते। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मैनिफेस्टो को आपने इतना प्रमोट किया है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, जेडीएस गलत है, येदियुरप्पा गलत है, आपने कहा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात हमने ये नहीं कहा, हमने इन्हें कहा। ये गलत है, कह रहे हो ये गलत है, ये गलत है। उसी के साथ लोग क्यों है भाई? अब मेरी सुन तो लीजिए ना, ये गलत है, इन्होंने, इनका दोहरा मापदंड है, तो फिर आप कैसे सही हैं? जिस संविधान की दुहाई आप लोग देते हैं, जिसे बार बार आप कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे इसलिए 400 पार इन्हें चाहिए, वही संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है ना, तो जानकारी होगी आपको। इनके ही नेता, दर्जनों नेता, आपको पता होगा, रील वाले राम जो है मेरठ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी नहीं संविधान पे ही बात कर लेते हैं। वो दर्जनों नेता कह रहे हैं कि संविधान हम खत्म करेंगे। अरे आप देंगे कि नहीं देंगे संविधान में जो नहीं लिखा, वो बताइए ना। बता रहे हैं, आपसे ज्यादा जानकारी हमें। और ये तो देख लीजिए इनकी भाषा, ये देख लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, मैंने गलत क्या बोला? मैं वो सुन रहा हूँ। पॉइंट नंबर 12 में
में लिखा हुआ है कि जो इवन जो डिफरेंट समुदाय है उनमें जो गरीब लोग हैं और गरीब कास्ट के आधार पर नहीं, उस पर नहीं, उनका इकोनॉमिक सर्वे जिसके लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी और उस सच्चर कमेटी ने रिकमेंड पढ़ लिख कर आई है सत्यप्रकाश मिश्रा जी, वो तो संविधान की अरे मुस्लिम को देंगे कि नहीं देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा था, मैंने सुना तो उन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण मिलता है तो आपको पेट में दर्द हो जाता है, हमें तो बिल्कुल दर्द कर रही है नहीं, ना। हमें तो बिल्कुल दर्द नहीं, हमें दर्द इस बात का है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो नहीं देकर के गए वो ये लोग कैसे दे देंगे, संविधान में जो नहीं लिखा उसको ये कैसे बदल देंगे? इतनी भी हिम्मत नहीं कि सच्चाई सुन सके। अरे तब से इंतजार में आई नहीं रही सच्चाई, क्या करूं? सारे फैक्ट्स बोले आपने, इतने सारे फैक्ट्स बोले आपके मुताबिक जो आपने पॉइंट्स रखे, मुझे अब सत्यप्रकाश जी एक पॉइंट जल्दी से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो मुसलमान होते हैं उसमें भी जुलाहा होते हैं, बुनकर होते हैं, तमाम जातियां होती हैं, ठीक है, फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़कियां थी उसमें, इन्होंने खत्म कर दिया उसको। अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ, लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, भागने लगते हैं। जब आपसे पूछा जाता है आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं मुद्दे भटका रहे हैं। बोलिए ना कि हाँ हम देंगे, खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? किस बात की घबराहट है? बताइए, बोल दीजिए। नहीं एक सेकेंड भाई, अरे इतना मैंने आज कोई गलत नहीं है। 4 जून को सरकार जा रही है, आज से घबराइए मत। अरे मैं बोल रहा हूँ, बोल दीजिए। 10 सेकंड आपके पास, 4 जून का रंजना जी 10 सेकंड आपके पास, मुझे ऑडियंस के पास भी जाना। मैं आपको ये जो आज जिस टॉपिक पर डिबेट हो रहा है, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है कि सरकार आने के बाद हम इसका दौलत छीनकर उसको दे देंगे, इसका आरक्षण छीनकर इनको दे देंगे। ये वो है जो नीट में आरक्षण घोटाला किए हैं ओबीसी का, ये वो है जो सैम पित्रोदा आपके इशारे पर बयान देते हैं, इसका मतलब मैं ये समझ। आप सत्यप्रकाश, आप रुक जाइए, आप कांचना जी देखिए, आपके कहने पर मैंने आपको आपका पॉइंट रखने का मौका दिया। अब अपने साथी को बोलने दीजिए। बिहार लगता है भाई आपका दोहरा मापदंड है, मुस्लिम आरक्षण जो लेकर आया, जिसने पूरा काम किया वो आपके साथ सरकार बना ले तो ठीक, लेकिन वही बात कांग्रेस करने लगे तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती है। प्राची पराशर जी, इसमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पूरी राजनीतिक लीला, उनका जीवन जानता हूं। 2006 में पहली बार इस देश में सच्चर आयोग बना, 5 में बना, 6 में रिपोर्ट आ गई, पता चला पिछड़े हैं। मनमोहन सिंह 2013 तक उस सच्चर आयोग की रिपोर्ट पे चुपचाप बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों को एक झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। और 2013 के आसपास सलमान खुर्शीद साहब कहीं बोलकर आए कि पीछे के गेट से 4% आरक्षण पास कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर खारिज किया कि देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसका साफ नारा है सबका साथ सबका विकास, जो सिद्धार्थ जी ने अभी कहा कि अगर 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है इस देश में तो यह नहीं पूछ के मिला कि फाहिमा खातून को मिला कि नहीं और शालिनी मिश्रा को मिला कि नहीं, देश के हर गरीब को मिला। अभी ये कह रहे थे ना सपा के प्रवक्ता कि जाइए मोदी जी को, अरे देश में है कि कोई हमें बाहर से दुश्मन मार के नहीं जाता, पिछले 10 सालों में कोई हमला नहीं हुआ इस देश पर, और अगर हुआ तो उसका जवाब मोदी जी ने चुनौती देकर किया। अगर G20 का सम्मेलन इस देश में हुआ, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है एनडीए के और मोदी जी का, तो बिल्कुल मोदी जी को वोट देंगे। और 45 करोड़, बिल्कुल आप बैंक से जाकर डेटा निकालिए कि 45 करोड़ लोन, मुद्रा लोन कई हिस्सों में बट बट करके लोगों तक पहुंचा कि नहीं। आप ये झूठ मत प्रचारित करिए। 45 करोड़ लोन इस देश में मुद्रा लोन में मिला, वो रोजगार की बात करता है, नहीं ये झूठ प्रचारित मत करिए। आप बिल्कुल आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, एक को भी नहीं मिला, तीर हम निशाने पे मारे हैं। आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। और महिलाओं की बात, जिनके पार्टी के मुखिया कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, वो सवाल उठा रहे हैं दूसरे पर। मुलायम सिंह जी कहा करते थे, आज वो नहीं है। और तीसरी बात, जिनको परिवारवाद चुनना है वो तिवारी जी के साथ बैठे, कहीं डिंपल यादव होंगी, कहीं रोहिणी आचार्य होंगी, मीशा यादव होंगी, तेजस्वी यादव होंगे, लालू जी होंगे, राबड़ी जी होंगे, अखिलेश जी होंगे, राम गोपाल होंगे, शिवपाल होंगे, पूरा का पूरा कुनबा लड़ेगा परिवारवाद पर। यह देश उन लोगों के लिए है जो हाशिए पे पड़े समाज से बढ़कर नेतृत्व उठाया नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने, उनके लिए यह देश है, जिनको सेवा करने की भावना है। आज बिहार का विकास दर 11.3% से फिर से ऊपर है, तो क्या हम वैसी सरकार चुने? बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूं आप लोग इन्हीं बातों पर बात करिए। गरीबी पर एक बात, हिंदू मुस्लिम का कॉइन उछालते हैं। हिंदू मुसलमान इस देश का मुद्दा कांग्रेस ने बनाया अपने मैनिफेस्टो में, लिखा उसने बहुसंख्यकवाद वर्सेस अल्पसंख्यकवाद, ये कांग्रेस ने बनाया। इधर से तो सबका साथ सबका विकास है, संतुष्टिकरण की राजनीति है। उसमें लिखा है, नहीं लिखा ना मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद तानाशाह शब्द लिखा है, मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद तानाशाह शब्द लिखा है। आप पढ़िए इस चीज को। दूसरा,
आप जब बाजार में चुनाव प्रचार में कहे ठीक। कि हम ऐसा करेंगे, संपत्ति छीनकर उनको दे देंगे, तो किसकी संपत्ति आप छीनना चाहते हैं? किसकी गाड़ी कमाई आप छीनकर किसको देना चाहते हैं? सरकार के पास संपत्ति है, वो बात कहते तो बात समझ में आती। 2013 में इस देश का नेता कांग्रेस का कहता था कि 10 रुपए में खाना मिल जाता है दिल्ली और मुंबई में। आज वो गरीबी की परिभाषा भी नहीं बताता था। यानी सियासत करते करते अब विपक्ष के मन की बात आप लोग पढ़ने लगे हैं। वो जो ना कहे वो भी बीजेपी को और उनके घटक दल को पता रहता है। में विपक्ष क्या कर रहा है ये हमें जानने का और उसका जवाब देखिए, आप जब बात कर रहे थे बड़ा मुस्कुरा के एक पॉइंट आया था कंचना जी को, बहुत जोर से उछलकर उन्होंने ऐसे ताली बजाई कि अभी उनको बस आपको पॉइंट आउट करना है। जल्दी से बता दीजिए, फिर इनके पास जाऊंगी। मैं ये जो कह रहे थे पूरा विश्व डरता है समथिंग कुछ, अरे चीन डरना नहीं, हमारा एक साख है, हमारी संप्रभुता की एक साख है। आपके फैक्ट बता देती हूँ, चीन अरुणाचल प्रदेश में आकर कई हमारे गांव का नाम बदल कर चला गया। ये लाल लाल आंखें दिखाते ही रह गए। क्राइसिस के समय राहुल गांधी चाइना के एम्बेसी में चाउमीन खा रहे थे, आपने समर्थन क्यों नहीं दिया वापस उस समय? डोकलाम में चाउमीन खा रहे थे राहुल गांधी, डोकलाम क्राइसिस के समय भारत चीन के दोनों सेना में तनातनी चल रहा है। शिकायत करेंगे कि उनको मौका नहीं दिया गया। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सियाचिन के पास आकर चीन सड़क बनाकर चला गया, कल आया था न्यूज, सड़क बनाकर चला गया। आप चिंता न करिए, देश का बॉर्डर सुरक्षित है, आपके हाथ में और सुरक्षित हो जाएगा, इतना जरूर विश्वास है। अरे पूरा मुंबई पे हमला हो गया, आप ताली बजा रहे थे केंद्र सरकार के साथ। मैं बताती हूँ, ये मोदी जी की मुंबई हमला के समय आप ताली बजा रहे थे केंद्र सरकार के साथ। इतना बताइए, आपकी पार्टी कहाँ थी? बताती हूँ। ये एनडीए की मोदी जी कितनी तारीफ कर रहे बताती हूँ। 5 सीटों पर आज इलेक्शन हुआ, जदयू का कैंडिडेट एक सीट जीत जाए राजद कहीं बिहार में तो बताइएगा राजनीति इनको इस बार छोड़नी पड़ेगी। 40 की 40 सीटें बिहार में। देखिए आप देखिए धरने पर बैठ जाएंगी, मेरा शो खराब होगा। आपके आपस की लड़ाई में ना मेरी जनता कुछ समझ पाएगी और ना मैं कुछ समझ पाऊंगी। ऐसे धरना जहाँ करना है वहाँ करना चाहिए। टीवी पर आकर धरना करने से कंचना जी कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा आप रुकिए, अब रुकिए। अच्छा आप रुक जाइए। नहीं, मैं अब इनके बीच में जाऊंगी, मुझे अब इनसे सवालों के जवाब बहुत जल्द। हाँ बोलिए। धन्यवाद आपका। देखिए ये कह रहे मोदी जी कितनी तारीफ कर गए। आज 5 सीटों पर चुनाव था, जदयू के कैंडिडेट थे, मोदी जी एक बार भी प्रचार करने नहीं गए। और ये मोदी जी की तारीफ लोकसभा गए, आपको पता ही नहीं, आप प्रवक्ता नहीं। चरण में गए थे भाई साहब, हमको भी गए ना, पहले चरण में गए थे मोदी जी, इनके प्रचार भी देखेंगे कहाँ गए। हटा दिया और मोदी जी और आप चरण आप अगर पहले और दूसरे चरण में बांटेंगी तो फिर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। अभी फिर घनश्याम तिवारी से पूछूंगी यूपी के 2 लड़के रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे देखिए कैसे पूछने लगते हैं आप। अब रुकिए एक सेकंड, ये अपनी रांची वाली रैली भूल गए। हाथ ने ऐसा कमाल दिखाया, इतने थप्पड़ मुक्के चले वहां को भी याद कर लो। अरे ऐसी रैलियां, ऐसा गठबंधन जो जाता है, जैसे कुर्सियां रखी है ना यहाँ पे। अच्छा आप आइए इनके बीच में आ जाते हैं और इनसे पूछने लगते हैं। देखिए ताली बज रही है, चलिए खड़े हो जाइए जरा। नाम बताइए अपना। ध्यानशी शर्मा। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के आपके लिहाज से? हिंदू मुसलमान मुद्दा है, विकास मुद्दा है, मोदी जी की गारंटी मुद्दा है, या राहुल गांधी जी जो वादा कर रहे हैं वो मुद्दा? सर मैम मोदी जी खड़े हैं, वही मुद्दा है। कोई किसी को मोदी जी भाते ही नहीं है। यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे काया पलट दी है देश की। पिछले 10 साल में क्या था हमारे पास? लेकिन हिंदू मुसलमान की बात तो उन्होंने की मैम, पर हिंदू मुसलमान भी तो कहीं से आया ही होगा ना। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उसको कौन बनाया था ये जरूर बताइए। एक सेकंड रुक जाइए। अब ये देखिए, ये बड़ी गलत बात है। देखिए सुनिए, मुझे आदत है आपके क्रॉस क्वेश्चंस की, आरोप लगाने की, इतिहास खंगालने की मुझे आदत है। आप बच्चों को ना घसीटिए। एंड मैम ये लोग बात करते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की, वो कहाँ से प्रधानमंत्री मटेरियल है? वो अपने आप भी खड़े हो जाइए। क्या मुद्दा है इस देश का? आप देखिए 2 चरण के चुनाव आज बीत रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़? फिलहाल तो बीजेपी है, बट मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि अभी मैनिफेस्टो की बात हुई थी, तो उसका सच तो सामने कर दो, तब पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। किसको सच सामने करना है? इनको करना है या इनको करना है? इनको। राइट साइड। हाँ जी। यानी आप जानना चाह रहे हैं कि उस संकल्प पत्र में, उनके मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान है या नहीं? है या नहीं? हाँ यस। चलिए बताइए। ये हमारा घोषणा पत्र है। अरे कांग्रेस का भी दिखाओ। बीच में टोकिए, ऐसे ये दर्शकों का अपमान है। आप दोनों लोग इनको भी टोक रहे थे, दर्शकों का अपमान है। ये एक सेकंड नहीं, आप लगातार इनको टोक रहे थे, आपके दर्शक इसे देख रहे हैं। ये हमारा पहला पृष्ठ है जो कहता है संविधान बचाने का अधिकार।
दिल्ली के लोग फिर बीच में बोल रहे नहीं, हैं। बीच में ये वो लोग हैं जो मोदी जी के चरणों में गिरे रहते हैं मंच में, और यहां पर आकर के बहस को खराब कर रहे हैं बीच में बोल करके। अच्छा, नहीं, पूरे बिहार की नाक कटी जब नीतीश जी को मोदी जी ने अपने चरणों में लगा दिया। जो तो लोग हैं, ये जो यहाँ बहस खराब मत कीजिए, इतना बड़ा बहस खराब मत कीजिए, बहस खराब मत कीजिए। पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट हर बात झूठ लगेगी, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा पूरे कि बिहार समाजवादी बोले और पूरे जेटली बिहार समर्थन का कर दे, पूरे बिहार बशर्ते का आप इंडिया अलायंस में तब तक थे। पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट करवाने वाले लोग, हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पे आरोप लगा करके पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट कराया। ये वो लोग हैं आज उनके चरणों में बैठे हुए हैं, तो इनकी बात पे यकीन मत कीजिए। मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा घोषणा पत्र, ये बताइए कि इस देश में ये कहना कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो कोई भी युवा है, जबकि अखबार कहता है कि हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है? और ये कहना कि इनकी पहली नौकरी की गारंटी होनी चाहिए, क्या मुद्दा नहीं है? मैं सेना के परिवार से आता हूं। सेना के लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्टर बना दिया तीन साल के लिए, अग्निवीर 4 साल के लिए। हर एक सेना के परिवार का मनोबल टूटा हुआ है। जो हमारे सैनिक खड़े हैं उनका मनोबल टूटा हुआ है। क्या ये मुद्दा नहीं है? ये आप लोगों ने, एक बेटी ने पूछा कि हमारे देश में क्या था। हमारे देश में ऐसा तो नहीं था कि एक सांसद खुलेआम बेटियों का अपमान कर रहा है जिन्होंने देश के लिए पदक जीते हो, और किसी ने बोला इनहेरिटेंस टैक्स। आप पूछने देश में क्या है? देश का कायाकल्प हो गया। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट इनइक्वालिटी कहती है कि हमारे देश के 50% जो वयस्क हैं उनकी औसत संपत्ति, एवरेज संपत्ति, आय नहीं, इनकम नहीं, संपत्ति 1,73,000 रुपए है। और वहीं 10,000 ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, उनके पास देश का 17% संपत्ति है। उनकी औसत संपत्ति 2200 करोड़ है। क्या जिसकी संपत्ति 2200 करोड़ है, अगर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए तो इससे देश की बदनामी होगी? एक आखिरी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के सबसे अमीर मंत्री हैं, उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। उनकी हुरून लिस्ट, जो अमीरों की लिस्ट है, उसमें उनका रैंक था 596। ठीक। 1400 करोड़ की संपत्ति, लंदन में 120 करोड़ का मकान। जानते हो कितना टैक्स देते हैं? कोई जानता है? यहाँ पे जवाब दीजिएगा सिद्धार्थ, सारी बातों का जवाब दीजिए। यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए कि क्या ये न्याय है कि एक आदमी जो देश के सबसे अमीर आदमी में शुमार है, वो सरकार का मंत्री है, वो 680 रुपए टैक्स देता है, जहां पर सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए से ऊपर हो गई है। अच्छे मुद्दे उठाए आपने, बड़े मुद्दे उठाए, आपको एक एक मुद्दे का जवाब देना है। बस इतना बता दीजिए, यानी जो विरासत टैक्स की बात हो रही है, जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं वे देश से बाहर बैठकर, वो सही है? ऐसा होना चाहिए इस देश में? इस देश में 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, एक सेकंड, रामगोपाल, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, जिनकी पूरी सत्ता पे काबिज है, चरण में बैठने वाले लोग हैं, बीच में बोलते नहीं। पैर में लौटने वाले लोग बीच में टोके, पैरों में लौटने वाले लोग बीच में टोके, पैरों में लौटने वाले लोग बीच में टोके, करने वाले लोग बीच में टोके, पैरों में लौटने वाले लोग टिप्पणी नहीं करेंगे किसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा। आप बस हाँ ना में जवाब दे दीजिए। बधाई देते हैं आपको। प्रकाश जी, हाँ ना में जवाब दे 5 दीजिए। लोग पूरे यूपी पे कब्जा करके बैठे हैं, अकूत संपत्ति है, और इन लोगों पे टैक्स लगा करके देश के गरीबों को देना, इन लोगों पे नहीं, हाँ ना, देश में विरासत टैक्स आना चाहिए, इस देश आना चाहिए। जिसके पास अकूत संपत्ति है, जिसका 16 लाख करोड़, उसके पास नहीं बोला ना, उसके नहीं होता है। नहीं, आप बात को घुमाइए मत। मैंने घुमा रही सर, मैंने घुमा, मैं बता रहा हूं, आप बताइए ना, मैं तो हाँ ना में जानना चाह रही हूं। जवाब सुनिए। हमारे देश का एवरेज टैक्स स्लैब है 3 लाख रुपए। जिसके पास भी इससे 10,000 गुना आय है, संपत्ति है, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। 3 लाख से 10,000 गुना होता है 300 करोड़ रुपए। जिसके पास 300 करोड़ की संपत्ति है, ऐसे लोग इनके साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने 16 लाख करोड़ माफ किया है, 13,000 करोड़ का चंदा बटोरा है। ये सारी बातें, सारे सोल्यूशन, ये सारे समाधान आपको अपनी साथी को बताने चाहिए थे। सैम पित्रोदा जब बयान दे रहे थे तो उनको बताने चाहिए थे कि भाई ऐसे मत कहिए कि पूरे देश की संपत्ति की जांच हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। एक वाक्य का जवाब, बहुत ज्यादा है। आपने हमारे साथी की बात की, अरे मुश्किल से इनको भीड़ मिलती है, भाषण देना चालू हो गए, सुन लीजिए। एनडीए में कितने दल हैं? आप में से कोई भी जानता हो तो बताइए, एनडीए में कितने दल? अरे भैया अच्छा जवाब दीजिए, एनडीए में कितने दल हैं? टैक्स को लेकर सवाल है। हाँ बोलो। यहाँ पर एक साथी ने सवाल पूछा कि ये जो मैनिफेस्टो का कंफ्यूजन है, ये दूर होना चाहिए। ये कहां ले गए? ऐसा नहीं, वैसा नहीं, 300 करोड़ नहीं, ऐसा नहीं, 3 लाख की एवरेज है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अरे साफ पूछा जा रहा है, क्या इस देश में स्कॉलरशिप धर्म के आधार पर दी जाएगी? क्या एजुकेशन लोन धर्म के आधार पर दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, बोलिए, आप बोलिए ना, हम धर्म के आधार पर सब कुछ करेंगे, आप बोलिए। और कंचन जी, बहुत अभी आपको मिर्ची लग रही है, पर हम प्रश्न आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज से पहले आपने जो भी किया उसका इतिहास भी इस देश के सामने है। यह संपत्ति की बात कर रहे थे ना, मार्च 2014 में सरकार के बस आचार संहिता के लगने से 3 दिन पहले लुटियंस दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी इनकी सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी। क्यों नहीं गुरुद्वारा कमेटी को दी? क्यों नहीं दलित कमेटी को दी?
क्यों नहीं सिखों को दी, बौद्धों को दी, जैनों को दी? क्यों नहीं पिछड़ों को दी, दलितों को दी, वंचितों को दी? क्यों नहीं दी? आपने दी एक को, क्योंकि आपको वोट वहां से आता है। आपने कर्नाटक में, बात करते हैं ओबीसी की, पिछड़े वर्ग की, कर्नाटक में आपने एक ब्लैंकेट रिजर्वेशन लगा दिया। हिंदू धर्म में भी कोई पिछड़ा होगा, कोई नहीं होगा, कोई सप्रेस्ड होगा, ऐसी परिभाषा है। किसी को आरक्षण मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। आपने कर्नाटक में कह दिया, मैं आपकी भी लाइन में मैं पूरा ही जवाब, मैं पूरा, देखिए जितना मौका इनको मिलता है ना उसका आधा दे दीजिए, मैं पूरी बात बिल्कुल मिलेगा। देखिए उन्होंने पॉइंट सवाल पूछे, आपने बच्चे के सवाल को पकड़ लिया क्योंकि वो आपकी लाइन पर मैं मुफीद उनकी बात का तो बिल्कुल सही जवाब साबित दूंगा, हुआ। मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। अब सुनिए, तो ये ने वहां कर्नाटक में क्या किया? कर्नाटक में भी पूरा, मतलब मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूं आपको। आपने कह दिया कि एक धर्म विशेष ओबीसी में पूरा आरक्षण पाएगा। बंगाल में 91 ओबीसी की कास्ट है, 85 एक धर्म विशेष है। क्या देश ऐसे चलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये देश ऐसे धर्म के आधार पर चल सकता है? और कोविड की बात मैं इनकी और कह दूं, कंचन जी अब 10 सेकंड दीजिएगा। ये लोग वो बात बता रहे हैं, देश कैसे है, ऐसे है, वैसे बात बता रहे हैं। कोविड का दौर याद है लोगों को? इनके नेता ने क्या बोला था? ये बीजेपी की वैक्सीन है, लगवाइएगा अब मैं सवाल ले और लूं सर, मेरे जाकर पास के खुद देखिए लगवा समय लें बहुत सबसे कम बच पहले। जाएगा ये वो और लोग इन लोगों के सवाल आ आप जाएंगे। देश को अब मैं भ्रमित इनके करते सवाल हैं, लूंगी एक इसलिए साथ देश और में आप लोग समस्या है। सुनेंगे। बोलिए। हाँ, मेरा नाम भूमिका शर्मा है और मेरा कंचन मैडम से सवाल है कि आप लोग माइनॉरिटी करते हो, आप चाहते हो कि इक्वालिटी आए, बट दूसरे देशों की माइनॉरिटी के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, इतना अत्याचार सह रहे हैं, उसके लिए आप सीएए मना कर देते हो। ठीक है, सेक्युलरिज्म आप बोलते हो कि हर धर्म एक जितना है, हर धर्म इक्वल है, बट जब यूसीसी की बात होती है कि हर बंदे को इस देश में इक्वल राइट मिलना चाहिए, आप उस पर अपोज करते हो। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की आप बात करते हो, अब ऐसे अलायंसेस में हो जिसके टीएमसी लीडर है, जिसका ओवीसी लीडर बोलता है कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वो वैसी नहीं है इनके गठबंधन में। अच्छा बैठ जाइए, टीएमसी को लेकर सवाल खड़े वो किए, बैकडोर वालों की बता रही थी। मैम मेरा नाम सोनाली है, मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। आज यूपी में चुनाव हुए हैं तो अलीगढ़ में ग्रामीण लोगों ने बूथ संख्या 103 पे वोट देने से मना कर दिया और उनका वोट ना देने का कारण है विकास। तो आप विकास का दावा करते हैं तो उन्होंने वोट देने से मना क्यों कर दिया? और पीछे से भी सवाल है, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम हंसिका है और मेरा सवाल मैम आपसे है। मेरे को ये पूछना है कि कर्नाटका में अबू बकर जी ने इफ्तार वाले दिन पार्टी कराई थी जिसके लिए रोड ब्लॉक किया गया था, क्या ये सही था? रोड ब्लॉक करना क्या सही था? अभी और सारे सवाल फिर इकट्ठे करके जवाब दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम प्रथम सेठी और मेरा सवाल सापा के प्रवक्ता से है। आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है, 2000 करोड़ की हमारे पास जॉब्स नहीं है। 60 साल थी कांग्रेस की सरकार, एजुकेशन सिस्टम में तब चेंज नहीं आया, अब थोड़ा बहुत आ रहा है तो लेवल्स के हिसाब से आएगा सर। पहले स्कूल लेवल पे आएगा, फिर कॉलेज लेवल पे आएगा, फिर जॉब्स के लिए आएगा। तो हम इतनी जल्दी 10 साल में तो उम्मीद ही नहीं कर सकते ना कि इतनी जल्दी चेंज आएगा। 10 साल का कंपैरिजन आप कई दशकों से नहीं कर सकते। एक मिनट देखिए, और बहुत सारे हैं ना, सारे सवाल छूट जाएंगे, खड़े हो जाइए। आपने सवाल पूछ लिया ना एक बार, सवाल पूछ लिया ना एक बार। मेरा नाम प्रज्ञांश तिवारी है। मैं आरजेडी प्रवक्ता कंचना मैम से पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा था अभी कि 1995 में बीजेपी ने अलायंस करके जिसको पार्टी के साथ, तो आपके जो अलायंस है अभी इंडिया अलायंस, तो वो भी तो वही कर रहे हैं, तो आप उनसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड पर सवाल है। ठीक है, खड़े हो जाइए। मेरा नाम प्रशांत चौधरी है और मेरा सवाल ये है कि अगर किससे सभी से है कि 2024 का जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम पे ही होगा कि रोजगार के बात पर भी होगा? क्योंकि आप लोग रोजगार कितना देने वाले आने वाले समय में वो बता दीजिए हमें। ये सवाल तो बीजेपी से ही जवाब देना होगा। और किसी का सवाल था इधर से? इधर आ जाइए। किससे सवाल? जिस तरीके से पृथ्वी सर ने घनश्याम जी पर सवाल उठाया, सिद्धार्थ यादव जी, मैनिफेस्टो को लेकर, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ था कि उनको इंडिया को हिंदू राष्ट्रवाद बनाना है, और अगर उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, 2014 में लिखा हुआ था, 2014 में लिखा हुआ था, कभी नहीं जी लिखा हुआ था सर, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिखा दे। सबके संकल्प पत्र पे एक एक करके जवाब, क्योंकि बहुत सारे सवाल कंचना जी से थे तो पहले वो दे दें। डबल स्टैंडर्ड पर पहले बताइए, बच्चे पूछ रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। आप डबल स्टैंडर्ड पर बात किए। आपको मैं 2 साल पहले का मोदी जी का इंटरव्यू दिखाती हूँ। उन्होंने स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू दिया, बोले कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात में 70 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण में वो लाभ पाती थी। ये मोदी जी का इंटरव्यू है, इनका डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए। और यहाँ पर जितने भी यूथ बैठे, युवा बैठे, एक सेकंड, जितने भी यूथ युवा बैठे, आप कह रहे हो 70 साल में कुछ नहीं बना। मैं सबसे कहना चाह रही हूँ, आज जाकर अपने मार्कशीट उठाइए और जिस स्कूल और कॉलेज जहां पर भी आप पढ़े हैं उसको गूगल करिए कब बना है वो। अगर वो
ये नहीं कांग्रेस बोला की था। सरकार में, अरे ये पिछली नहीं बोला, सरकार कुछ में नहीं बना बना। और नहीं। कंचना उन्होंने जी, कहा मैम आपने कहा था कि क्या बना 70 से कुछ नहीं, नहीं उन्होंने हुआ ये था, कहा मोदी कि जी आए तब तो नहीं सब कुछ सुधरा, आया। अभी तो अचानक आप से अपने 10 साल में कॉलेज का आप पता सुधार लगाइए, लेंगे। वो कब बना? अब बच्चों की सवाल RJD को में भी तो एक नहीं सेकंड, बनवाया, अच्छा, ज्यादा मत एक करिए। मिनट, एक मिनट, आप फिर उधर का गाना गाने लगी। नहीं, उधर उनका का सवाल नहीं सीधा आपके डबल स्टैंडर्ड पर था। नहीं, डबल अपने स्टैंडर्ड डबल पर स्टैंडर्ड नहीं। के बारे में बताइए उनको, तो एक्सपोज आप दिन रात करते हैं। हम सच्चर कमेटी के, हम डबल स्टैंडर्ड कहाँ है? डबल स्टैंडर्ड तो ये है कि जैसे ही चुनाव आए, पहले फेज में कोई मतदान इनके पक्ष में नहीं हुआ तो क्या लाओ, मंगलसूत्र लाओ, मटन लाओ, मछली लाओ, मुर्गा लाओ, पता नहीं क्या क्या लाओ। अरे रोजगार की बात कर लो यार, विकास की बात कर लो यार, गरीबी की बात कर लो यार, महंगाई की बात कर लो। ये आवाम, इस देश की आवाम यही चाहती, कंट्रोल है। हाँ, इसको कंट्रोल महंगाई भाई है इनके लिए दुनिया में। ताली बजा दो, आप बजाइए, इनके लिए आपको ताली बजाना बजा, पड़ेगा। कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल हाँ, है। तो और 150 पूरा रुपए, देश जो है, बिल्कुल, पूरा महंगाई देश कंट्रोल्ड रो है। रहा आपको कि नहीं भाई पता है हर महंगाई चीज का? का दाम डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ये कह रहे हैं महंगाई मैडम, आपके कंट्रोल। जमाने में दाल लेकिन 200 रुपए EVM किलो और, चला गया था, बहुत कंट्रोल वीवीपैट की करके कोई नीचे बात नहीं लाया कर गया रहा है, है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो फिर वो बताइए सिद्धार्थ जी, क्यों मुद्दों पर नहीं रहते हैं आप? क्यों रोजगार पर बात नहीं करते? क्यों विकास पर बात नहीं करते? आखिर में आते आते आपको एक ही हथियार सूझता है, अपना रामबाण, हिंदू मुसलमान कर दो और अपने पक्ष में पोलराइजेशन कर लो। देखिए, मुझसे विकास को लेकर के सवाल पूछा गया, उस पर जवाब देता हूं और एक लाइन में इनकी बात का जवाब देता हूं। उन्होंने बोला कि हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने स्टैंडर्ड हैं इनके। हर सेकंड में तो स्टैंडर्ड बदल जाता है। अब वो कितने होंगे पता नहीं। अब मुझसे बात पूछा गया था सवाल को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के। एक अलीगढ़ के बूथ की भी बात की गई। उससे पहले खुशी की खबर आपको बताता हूं। बस्तर है हमारे देश में एक, वहां पे 58 गांव ने आजादी के बाद पहली बार वोट डाला इस बार, क्योंकि वो गांव आजादी के बाद से नक्सल के चपेट में थे। कभी लोकतंत्र वहां पर नहीं आया, कभी लोगों को मौका नहीं मिला। वो भी इस भारत में हो रहा है, 21वीं सदी में हो रहा है, 2024 में हो रहा चाहिए। वो भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। रही बात विकास की, सीना ठोक करके कहते हैं, जब हमने 2004 में इनको सरकार दी थी तो भारत 10वें पायदान पे था। 2014 में हमने इनसे सरकार ली, भारत 10वें पायदान पे था। एक पायदान नहीं बढ़ पाया। 2014 से लेकर के 2024 तक 10वें से 5वें पे ले आए, 5वें से 3रे पे ले जा रहे हैं। 2047 में विकसित भारत बनाने वाले हैं, भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाले हैं। ठीक है, 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, 3.8 ट्रिलियन पे पहुंचा दी। 50,000 की मेडिकल सीट्स थी देश में। तालियां बजेंगी, हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये आप पर फिर छीटा कसी करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इन्हीं पर है। मैं 10 सेकंड लूंगा, बस मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, बस 10 सेकंड, मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। एक बार 1 सेकंड के लिए आप लोग इमेजिन करिएगा, अगर इनकी सरकार होती तो, और कोविड का दौर होता, क्या तंज झेला था दुनिया ने। हमने 100 देशों को वैक्सीन दी।